अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटे जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था ह्यूमन स्केलेटन, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन का जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट कंपोनेंट था कार्टिलेज, इसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर के अंदर स्केलेटन का जो सेकंड पार्ट है, ह्यूमन स्केलेटन का जो दूसरा कंपोनेंट है जो हमारे स्केलेटन को बनाता है, वो बेसिकली बोन है। वो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बोन के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करना है। तो बेटा बायो के अंदर बोन के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है, ऑस्टियो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ऑस्टियो, जैसे कार्टिलेज के लिए हमने देखा था कॉन्ड्रो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, बोन्स के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बेटा वो है ऑस्टियो। तो सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, स्टडी ऑफ बोन, बोन्स का मुताला क्या कहलाता है बेटा? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम बोन्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं, हम उसे क्या कहेंगे? ऑस्टियोलॉजी कहेंगे। प्रोसेस ऑफ बोन फार्मेशन, बोन के बनने के अमल को बेटा क्या कहते हैं? ऑसिफिकेशन। जी, ये टर्म आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़नी है। ऑसिफिकेशन किसे कहते हैं? बोन फार्मेशन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास बोन्स की प्रॉपर फिर डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज़ अ हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू में से सबसे हार्ड जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसको हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? ख़ास तौर पे सपोर्ट के लिए, और इसके अलावा मूवमेंट के लिए, और इसके अलावा जो है शेप वगैरह को मेंटेन करने के लिए जो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू इस्तेमाल होता है बेटा, उसको क्या कहा जाता है? बोन्स कहा जाता है। एक पॉइंट जो आप लोगों ने नोट करना है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। सबसे सख्त तरीन जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारा बोन है। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, आप ये कह सकते हैं कि हार्डेस्ट पार्ट जो हमारी बॉडी के अंदर है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन द बॉडी, तो हार्डेस्ट स्ट्रक्चर हमारा इनेमल है जो दांतों के बाहर है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए आप लोगों ने ये पॉइंट मिस नहीं करना। अगर बात की जाए हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू की, तो ऑप्शन जो है हमारा बोन आएगा। लेकिन अगर सवाल आ जाए हार्डेस्ट स्ट्रक्चर या हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो वो है बेटा इनेमल। और याद रखना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इनेमल के अंदर ये हमारी बॉडी का वो वाहिद हिस्सा है जिसके अंदर जो वाटर की कंसनट्रेशन है बेटा वो मिनिमम होती है। पानी की कंसनट्रेशन इसके अंदर बहुत कम होती है इनेमल के अंदर। क्लियर? ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ बोन, कि बोन्स की स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा इसका फ्रेमवर्क को डिस्कस करना है कि हमारी बोन को कौन कौन सी चीज़ें बना रही हैं। एक तो बोन के अंदर सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं बोन सेल्स, और इसके अलावा मैट्रिक्स है, और तीसरे नंबर पर फाइबर्स है। जैसे हमने कार्टिलेज में देखा था ना कि कुछ धागे हैं और कुछ जेल की तरह का मटेरियल है जिसको मैट्रिक्स हमने कहा था, और कुछ सेल्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही बोन्स के भी तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो बोन सेल्स, दूसरे नंबर पर मैट्रिक्स जेल की तरह का लिक्विड, और कुछ धागे होते हैं फाइबर्स। देखते हैं वन बाई वन कौन कौन से सेल्स होंगे। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स इमेच्योर सेल्स होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल इनको कहते हैं। क्लियर हो गया? इन्हीं से ही आगे बोन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। और उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स, मैच्योर बोन सेल्स हैं। ठीक है, जो आगे फर्दर डिवाइड भी नहीं होते। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो उनके अंदर डिवीजन की सलाहियत होती है, लेकिन जो ऑस्टियोसाइट होते हैं ये मैच्योर बोन सेल्स हैं, इनके अंदर डिवीजन की सलाहियत नहीं होती। तीसरी तरह का जो हमारे बोन सेल्स हैं बेटा वो है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ठीक है, इनको कहते हैं फिक्स्ड मैक्रोफेजेस, क्योंकि ये फिक्स होते हैं, बोन्स के अंदर मौजूद होते हैं, और इनका काम क्या होता है कि जो हमारी बोन्स हैं उनको डिज़ोल्व करने का काम ये करते हैं। अब ये बोन की डेजोल्यूशन क्यों होती है, ये पॉइंट आप लोगों ने समझना है। देखिए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे ब्लड के अंदर मिनरल की कमी होती है। ठीक है, कैल्शियम वगैरह की कमी होती है, या कोई मिनरल हमारे ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो फिर क्या किया जाता है? बोन्स से मिनरल को निकाल कर ब्लड के अंदर लाया जाता है। और जो आपकी बोन्स के अंदर मिनरल निकल कर वो ब्लड के अंदर आ रहे हैं, वो काम कौन करवा रहा है? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, क्योंकि हमारी बोन्स को ऐसा समझ लें डिज़ोल्व कर रहे हैं, क्योंकि जब मिनरल्स निकलेंगे तो सारी बात है डेजोल्यूशन हो रही है उसकी। ठीक है, तो ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स कहते हैं। अच्छा, दूसरा जो इसका मेजर फंक्शन है वो ये है कि बाज़ दफ़ा इंसान एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है और छोटे छोटे कचरे बन जाते हैं ना हड्डियों के, तो वो कहीं पर भी खून की नालियों को पंक्चर कर सकते हैं, तो उनको भी डिज़ोल्व करने का काम कौन करते हैं बेटा? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स कहते हैं। इनको फिक्स्ड मैक्रोफेजेस कहा जाता है, ये मैक्रोफेजेस की ही टाइप्स हैं। तो ये हमारे पास तीन तरह के सेल्स थे, और इनके दरमियान आप लोगों ने फ़र्क याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अक्सर ये बोन सेल्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेटा पूछा जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, इनको हम कहते हैं बोन फॉर्मिंग सेल। ऑस्टियोसाइट जो कि मैच्योर बोन सेल्स हैं, दोनों में मेजर जो डिफरेंस है वो डिवीजन का भी है। और तीसरे नंबर पर है बोन डिसॉल्विंग सेल्स, जिनको हम ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स कहते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट है हमारे बोन का वो है मैट्रिक्स। ठीक है, ये जेल की तरह का लिक्विड होता है। अब इस मैट्रिक्स की क्या खसूसियत है जो बोन्स के अंदर मौजूद है बेटा? एक तो ये हार्ड है। कार्टिलेज से अगर आप कंपेयर करें तो उसका जो मैट्रिक्स था, जेल की तरह का लिक्विड था, वो बेसिकली क्या था? सॉफ्ट किस्म का था। ठीक है, और दूसरा नॉन प्लाएबल,
ठीक है। नॉन प्लाइएबल है यानी कि ये ओरिजिनल, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। प्लाइएबल का मतलब होता है जिसको कंप्रेस कर सकें, और ये नॉन प्लाइएबल है। जबकि कार्टिलेज के बारे में पढ़ा है, उसका मैट्रिक्स प्लाइएबल होता है, उसको हम दबा सकते हैं। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो मिनरल्स हैं ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। और किसके मिनरल्स मौजूद होते हैं? कैल्शियम साल्ट मौजूद होते हैं। ठीक है, कैल्शियम के मिनरल्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे ख़ास तौर पे बोन्स के अंदर मौजूद होती हैं। ये तीनों मिनरल्स, कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें सबसे ज़्यादा जो मिनरल हमारे बोन्स के अंदर मौजूद है, तकरीबन 80% तक वो कैल्शियम फास्फेट है। बाकी दोनों 10% और 10% बनाती हैं। क्लियर हो गया? तो अब ज़रा थोड़ा सा हम इसको क्विकली रिवाइज करते हैं कि मैट्रिक्स ख़ास तौर पे जो हमारी हड्डियों का है बेटा, वो हार्ड है, सख्त तरीन मैट्रिक्स है और नॉन प्लाइएबल है, यानी उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। और तीसरा, इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़ास तौर पे कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम फास्फेट 80% है, कैल्शियम जो कार्बोनेट है 10% है, और जो मैग्नीशियम फास्फेट है बेटा वो बेसिकली 10% है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास। और तीसरा जो कंपोनेंट है हमारी हड्डियों का वो है फाइबर्स। ठीक है, इनमें कौन कौन से धागे मौजूद होते हैं? तो इनमें सिंगल टाइप ही है कोलेजन फाइबर, इनमें इलास्टिक फाइबर्स नहीं होते। और हमने पढ़ा था कि कोलेजन फाइबर्स का क्या काम होता है? मजबूती देने का काम करते हैं। ठीक है, तो एक तो मैट्रिक्स की वजह से मजबूती आ रही है और दूसरा इन फाइबर्स की वजह से मजबूती आ रही है। तभी हम कहते हैं इट इज़ अ हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। ये सख्त तरीन कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी शेप को, जो हमारी खास तौर पर हमें सपोर्ट देता है और इसके अलावा हमारे अंदर मूवमेंट काज करता है। तो उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन की स्ट्रक्चर क्या है बेटा? तो हमने यहाँ पर एक लॉन्ग बोन ड्रॉ की हुई है। ठीक है, 2 तरह की बोन्स होती है, फ्लैट बोन्स और लॉन्ग बोन्स। हमारी खास तौर पे जैसे आर्म की बोन्स हैं और हमारी लेग्स की बोन्स हैं, इनको लॉन्ग बोन्स कहते हैं। ठीक है, लंबी हड्डियाँ इनको कहते हैं। तो अब इनकी स्ट्रक्चर क्या है? तो किसी भी बोन को अगर आप ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, तो उसके 2 हिस्से, एक तो पहला हिस्सा अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ये फूला हुआ होता है। ठीक है, ये जो फूले हुए हिस्से हैं ना, इनको कहते हैं एपीफाइसिस। इनको बेटा क्या कहा जाता है? एपीफाइसिस कहा जाता है। और दरमियान में ये जो स्टॉक है, एक डंडी सी सीधी सी हड्डी है बेटा, इसको कहते हैं डायाफाइसिस। क्लियर हो गया? तो एपीफाइसिस एंड डायाफाइसिस ये क्या है जी? एक फूला हुआ हिस्सा एपीफाइसिस हो गया, और ये जो दरमियान वाला स्टॉक है इसको क्या कहते हैं बेटा? डायाफाइसिस भी कहा जाता है। इसके अलावा दरमियान में एक कैविटी होती है जिसको बोन मैरो कैविटी भी कहते हैं। और हड्डियों के बाहर एक सख्त पर्दा होता है जो इन हड्डियों की हिफाजत करता है, उसको हम क्या कहते हैं? पेरीओस्टियम कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कुछ बातें आप लोगों ने याद रखनी है। क्या क्या है बोन्स के अंदर? एक ऊपर फूला हुआ हिस्सा है जिसको हम एपीफाइसिस कहते हैं, चाहे ऊपर वाला हिस्सा है चाहे वो नीचे वाला हिस्सा है। और ये बिल्कुल सीधे रॉड की तरह की जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? डायाफाइसिस कहते हैं। फिर इसके अलावा जो डायाफाइसिस वाला हिस्सा है इसके अंदर कैविटी होती है, खाली जगह होती है जिसके अंदर बोन मैरो पैक होता है, तो इसलिए हम उस कैविटी को नाम देते हैं बोन मैरो कैविटी। क्लियर हो गया? तो अब हमने क्या किया? इसी हड्डी को लॉन्गिट्यूडनल उसका कट किया। फर्ज करें हमारे पास बोन है, तो हमने इस ऐसे लंबाई के रुख काटा है और अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर वाला जो कवर है उसको पेरीओस्टियम कहते हैं बेटा। और इसके अलावा ये जो बल्जिंग पार्ट है इसको हम क्या नाम दे के आए हैं बेटा? एपीफाइसिस। और दरमियान वाला जो हिस्सा है ये सीधा सा, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है बेटा? डायाफाइसिस का नाम दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर लेबल नहीं किया हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है जो एपीफाइसिस वाला हिस्सा है इसमें छोटी छोटी कैविटीज़ होती हैं, खाली जगहें होती हैं, उनके अंदर जो है रेड बोन मैरो मौजूद होता है। ठीक है, ये क्या मौजूद है? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो को क्या काम होता है? हमारे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स जो है ये इन्हीं से बनते हैं। क्लियर हो गया? तो रेड बोन मैरो कहाँ मौजूद होता है? एपीफाइसिस वाले हिस्से के अंदर। और जो बोन मैरो कैविटी है, ये जो कैविटी आपको नज़र आ रही है, ठीक है, इसके अंदर ये जो आपको जेल की तरह का लिक्विड नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली हमारे पास येलो बोन मैरो है, येलो बोन मैरो। ठीक है बेटा? तो इसके अंदर येलो बोन मैरो में क्या होता है कि इसके अंदर एडिपोज टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, जो हम ज़्यादातर वैसे देखा जाए ना इस येलो बोन मैरो का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद जो एपीफाइसिस वाला हिस्सा है, एक पट्टी होती है यहाँ पर, और उस पट्टी के अंदर खास सेल्स होते हैं जिनको ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। इनकी डिवीजन की वजह से क्या होता है कि हमारी बोन्स की जो ग्रोथ होती है वो अकर होती रहती है। ये जो बैंड या पट्टी हमें नज़र आ रही है ना, इसको कहते हैं हम एपीफाइजल प्लेट। इसको क्या कहेंगे बेटा? एपीफाइजल प्लेट। तो हमारे अंदर ये जो ग्रोथ वाले एज के अंदर हमारा जो कद बड़ा हो रहा होता है ना, वो बेसिकली इन्हीं की वजह से हो रहा होता है। यानी इस और इस वाले रीजन के अंदर यहाँ पर असल में बोन्स के अंदर ग्रोथ होती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? एपीफाइजल प्लेट कहते हैं। अब इस एपीफाइजल प्लेट के अंदर क्या चीज़ होती है जो बोन्स की ग्रोथ में हेल्प करती है? बेसिकली यहाँ पर होते हैं बेटा ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, इमैच्योर सेल्स होते हैं जो आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और हमारे हड्डियों की जो लेंथ है वो उसमें इजाफा होता है और हमारा कद बड़ा होता है। अच्छा, कुछ हार्मोन्स
हार्मोन्स भी हैं जो इनके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, इन पर असर डालते हैं और इनमें डिवीजन तेज़ हो जाती है। उसमें है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन जिनको हम GH से ज़ाहिर करते हैं, और थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन, ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो इस एपिफाइजियल प्लेट पर मौजूद ऑस्टियोब्लास्ट पर अटैक करते हैं और इनकी डिवीजन को बढ़ाते हैं, जिससे हड्डियों की ग्रोथ होती है और हमारा कद लंबा होता है। जिन लोगों के अंदर ये दो हार्मोन वर्क सही तरीके से नहीं करते तो एपिफाइजियल जो प्लेट है वहाँ पर मौजूद ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की डिवीजन नहीं होती, उनका कद छोटा रह जाता है। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में ये याद रखना है, जब हम यंग होते हैं तो हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर और जो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन है ये रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, और वो दोनों हार्मोन इस एपिफाइजियल प्लेट पर मौजूद ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं। इसलिए यंग एज के बाद, प्यूबर्टी के बाद हमारे कद में इजाफा ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो उसकी रीज़न यही होती है कि हमारे जो मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन है वो यहाँ पर आकर एपिफाइजियल प्लेट के ऊपर अटैक करते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की जो डिवीजन होती है उसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, इसलिए यंग एज के बाद हाइट में ज़्यादा इजाफा देखने को नहीं मिलता। ठीक है बेटा, ये कुछ स्ट्रक्चर थी हमारे पास, जिस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, और फिर उसका हमने क्या किया, एक क्रॉस सेक्शन लिया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के जरिए कट किया उसको, और फर्दर हमने देखा है कि हमारी जो बोन्स की स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होती है। अब हमने क्या किया हुआ है, अब हमने सिंपल यहाँ से एक पीस लिया है कट करके, और हम देख रहे हैं कि हमारी बोन्स की जो सेक्शन है वो किस तरह से होगा। यानी हम उसका मज़ीद क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं और उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि हड्डियों के अंदर ये वाली जो जगह रह गई हैं यहाँ पर क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर इस तरह देखने को मिलेगी। क्लियर बेटा? तो हमारे पास सबसे बाहर जो बोन्स की लेयर है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पेरीओस्टियम। पेरीओस्टियम, और पेरीओस्टियम के नीचे यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं जिनके अंदर डिवीजन की सलाहियत होती है और इसकी जैसे बोन्स की ग्रोथ होती है। उसके बाद नेक्स्ट वन, ये वाला जो रीजन है मज़ीद ये अंदर की तरफ हम चलते जा रहे हैं, यानी कि बाहर वाला जो कवर है इसको तो हम कह रहे हैं पेरीओस्टियम। उसके नीचे क्या मौजूद होते हैं जी, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं। और फिर फर्दर हमारे पास अगर हम इंटरनल मज़ीद स्ट्रक्चर हम देखें तो हमारी बोन्स के अंदर इस तरह के रिंग्स बनी होती हैं। पहले तो ये कैविटीज़ खाली जगह नज़र आ रही हैं, इन खाली जगहों को क्या कहते हैं, हर्वर्शियन कैनाल। हैवर्शियन कैनाल इनको कहते हैं, हैवर्शियन कैनाल्स इनको कहा जाता है। यानी कि इस वाले हिस्से में लंबी लंबी खाली जगह होती है, ट्यूब्स होती हैं, ऐसे लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, तो इन लंबी लंबी ट्यूब्स को क्या कहते हैं बेटा, हैवर्शियन कैनाल कहते हैं। ये तो हमने ऐसे क्रॉस सेक्शन लेकर ऐसे देख रहे हैं ना, यानी ये क्रॉस सेक्शन लिया और हम सामने से देख रहे हैं कि ये हमारी बोन कैसे होती है। ठीक है, तो इनके अंदर ना, बोन्स के अंदर ऐसे लंबाई के रुख छोटी छोटी कैविटीज़ होती हैं, नालियाँ होती हैं। ठीक है, खाली जगहें होती हैं जो लंबाई के रुख मौजूद होती हैं, और उन नालियों को हम क्या कहते हैं, हैवर्शियन कैनाल्स कहते हैं। ये जो हैवर्शियन कैनाल्स हैं इनका फ़ायदा क्या होता है सर, इसी हैवर्शियन कैनाल के अंदर क्या होता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियाँ हैं, ये बेटा उसके अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती हैं। इसके अलावा नर्व्स वगैरह ये भी अंदर तक पेनिट्रेट करती हैं, क्योंकि हमने एक फंक्शन ये भी देखा है ना बोन का कि ब्लड सेल्स बनाते हैं। ठीक है, कौन सा बनाता है, रेड बोन मैरो बनाता है। तो बेसिक आप थोड़ा सा समझ लेना कि रेड बोन मैरो को क्या काम होता है, हमारे रेड ब्लड सेल्स को बनाना। ठीक है, यानी कि खून वगैरह ब्लड वगैरह बनाना। और येलो बोन मैरो के अंदर तो एडिपोज टिश्यू होता है। हाँ, बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है कि येलो बोन मैरो के अंदर भी डिवीजन हो सकती है। ठीक है, वो भी आगे फर्दर ब्लड सेल्स बना सकता है, लेकिन येलो बोन मैरो को पहले रेड बोन मैरो में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ब्लड बन रहे हैं, इस ब्लड को ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर लेकर जाना है, तो ब्लड वेसल्स होनी चाहिए ना हड्डियों के अंदर। तो वो बेसिकली कैसे होती हैं, ये इन हड्डियों के अंदर लंबी लंबी नालियाँ होती हैं, कैविटीज़ होती हैं, खाली जगहें होती हैं जिनको हम हैवर्शियन कैनाल्स कहते हैं। उनके अंदर असल ब्लड वेसल्स रन करती हैं, और नर्व भी, जिससे हमें पेन वगैरह की चोट वगैरह लग जाए ना तो दर्द वगैरह महसूस होती है, इन्हीं नर्व की वजह से महसूस होती है। और दूसरा, ये जो ब्लड बना रहे हैं इनको ब्लड वेसल्स में फेंका जाता है, और इसके सेल्स लिविंग होते हैं, जिंदा होते हैं और मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन भी चाहिए, फूड वगैरह भी चाहिए। तो ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट करेंगी और ये ब्लड वगैरह देंगी, ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई हो सकेगी। इसके अलावा जो हड्डी वगैरह ब्लड बनाती है उसको ब्लड वेसल्स के अंदर डाला जाता है। क्लियर हो गया? तो एक बाहर वाला कवर पेरीओस्टियम, उसके नीचे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, और एक यहाँ पर भी एक लेयर होती है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की, जिसको हम कहते हैं एंडोऑस्टियम। ये वाली जो लेयर नज़र आ रही है ना, एंडोऑस्टियम। ठीक है, तो कार्टिलेज की जो ग्रोथ होती है वन साइडेड होती है। ठीक है, जैसे हमने देखा था पेरिकार्डियम एक लेयर थी, इधर दो लेयर है, एक पेरीओस्टियम है और दूसरा कौन सी लेयर बेटा, एंडोऑस्टियम। तो इनके अंदर भी ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स मौजूद होते हैं, यानी कि दो रीजन से डिवीजन हो सकती है बोन्स की। क्लियर? उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ना, जिसके अंदर ये हैवर्शियन कैनाल्स हैं, ये इस वाले हिस्से को कहते हैं कम्पैक्ट बोन।
तो हमारी हड्डियों की दो टाइप्स लिखी हुई है ना, कम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। तो कम्पैक्ट बोन के अंदर जो है मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है और यहाँ मजबूती ज़्यादा होती है, जबकि हम अंदर वाले हिस्से को देखें ना, हड्डी के अंदर वाला हिस्सा खोखला सा नज़र आता है। ये वाला जो हिस्सा हमें नज़र आ रहा है जिसमें स्पेसेस या कैविटीज़ बनी हुई हैं, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्पॉन्जी बोन कहते हैं। स्पॉन्जी बोन कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी खाली जगह होती हैं और वही खाली जगह आगे किससे भरी हुई होती है? रेड बोन मैरो से भरी हुई होती है। तो स्पॉन्जी बोन के अंदर रेड बोन मैरो होता है और कम्पैक्ट बोन के अंदर जो हमारे पास बोन मैरो कैविटी है उसके अंदर येलो बोन मैरो होता है। ये अपने डिफरेंस एक याद रखना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है, जिससे मजबूती ज़्यादा होती है कम्पैक्ट बोन के अंदर। स्पॉन्जी बोन के अंदर जो मैट्रिक्स है वो ज़्यादा डेंस नहीं होता, ठीक है बेटा। तो अब हैवर्शन कैनाल्स जो हैं, इन हैवर्शन कैनाल, एक कैनाल को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, उसके गिर्द देखते हैं कि हमारे जो बोन सेल्स हैं इनकी डिवीजन कैसे होती है। हैवर्शन कैनाल ये दरमियान में है, इसके बाहर एक मैट्रिक्स की लेयर होती है जो मजबूती देती है। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास सेल्स की एक लेयर होती है, इन सेल्स को क्या कहते हैं बेटा? ऑस्टियोसाइट कहते हैं, मैच्योर बोन सेल्स हैं, ठीक है। फिर मैच्योर बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स की लेयर होगी। फिर उसके बाद ये जो बाहर वाली एक लेयर है ये उस मैट्रिक्स की है, ठीक है। ऐसे समझ लें जैसे ईंटें हम रखते हैं ना, उसके ऊपर सीमेंट रखते हैं, फिर ईंटें रखते हैं, फिर सीमेंट रखते हैं। ईंटें हो गई हमारी हड्डियों के सेल्स और सीमेंट वहाँ पर जो भरी हुई है वो मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से ये डिवीजन होती है और हमें ये रिंग की फॉर्म में ये सारा बोन्स के अंदर फ्रेमवर्क नज़र आ रहा होता है। ये जो हमें एक नेटवर्क नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये देखें, ये जो गोल गोल दायरे से बने हुए हैं, उसमें से एक दायरे को क्या कहते हैं? ऑस्टियन कहते हैं। इस पूरे दायरे को क्या कहते हैं बेटा? ऑस्टियन कहते हैं। तो ऑस्टियन के अंदर है क्या? एक तो दरमियान में सेंटर में हैवर्शन कैनाल होती है, हैवर्शन कैनाल की जैसे ब्लड वेसल्स पेनिट्रेट करती हैं, उसके बाहर जो मैट्रिक्स है, फिर सेल्स की लेयर है, फिर मैट्रिक्स है, फिर सेल्स की लेयर है। इस तरह करते करते एक गोलाई के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑस्टियन कहते हैं। और यही ऑस्टियन इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन, ठीक है। यानी कि जैसे आप कहते हैं ना, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है भाई? नेफ्रॉन है। नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या है? वो हमारे पास न्यूरॉन है। बिल्कुल ऐसे ही हमारी बोन्स का जो फंक्शनल यूनिट है बेटा, उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्टियन कहेंगे। तो ये फ्रेमवर्क हर जगह हमें नज़र आएगा। यहाँ पर एक हमारे पास ऑस्टियन, ये दूसरी ऑस्टियन, तीसरी ऑस्टियन, चौथी ऑस्टियन, इस तरीके से ऑस्टियन आपस में कनेक्टेड होती हैं और पूरी बोन को बनाती हैं, ठीक है। ये हैवर्शन कैनाल वाला सिस्टम आपको कम्पैक्ट बोन के अंदर नज़र आएगा। स्पॉन्जी बोन के अंदर ऐसा कोई निज़ाम नहीं होता, लंबी लंबी नालियों वाला, ठीक हो गया बेटा। तो इसके साथ हमारे पास जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो बोन्स की काफ़ी हद तक उसको हमने डिस्कस कर लिया और इसके अलावा उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को सिंपल वे के लिहाज से भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब ज़रा हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स की टाइप्स कितनी होती हैं बेटा? दो तरह की बोन्स होती हैं, कम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। अभी हमने पढ़ा है कम्पैक्ट बोन के अंदर ये वाला हिस्सा जिसके अंदर मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो ये डेंस होता है सारा जो मैट्रिक्स है, और ये जो कम्पैक्ट बोन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ख़ासतौर पे जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं वो मोस्टली उसका ज़्यादातर हिस्सा कम्पैक्ट बोन का बना होता है। बहुत कम या माइन्यूट जो है स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या कहते हैं? स्पॉन्जी बोन कहते हैं। एंड प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर मसल्स। और कम्पैक्ट बोन, ये जो मसल्स हमारी जिन हड्डियों के बाहर वाले खोल के साथ अटैच हैं वो कम्पैक्ट बोन का है, ठीक है। तो ये मसल्स के अटैचमेंट के लिए। इसके अलावा तीसरा आप ये भी फ़र्क लिख सकते हो कम्पैक्ट बोन के अंदर कि इनके अंदर हैवर्शन कैनाल्स होती हैं, हैवर्शन कैनाल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। और एक और बात जो आप लोगों ने याद रखनी है, ये हैवर्शन कैनाल मैमल्स के अंदर भी होती हैं। ये मैमल्स की करैक्टरिस्टिक है, जितने भी मैमल्स हैं ना सब के अंदर हैवर्शन कैनाल्स आपको नजर आएंगी। लेकिन बाकी जो हमारे पास एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और इसके अलावा फिशेज़ हैं, उन वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको हैवर्शन कैनाल का निज़ाम नज़र नहीं आएगा। दूसरी तरह की हमारे पास बोन्स है बेटा, स्पॉन्जी बोन्स, ठीक है। स्पॉन्जी जैसे नाम खुद बता रहा है कि ये पोरस होती है, इसमें सुराख होते हैं, यानी बहुत सारी स्पेसेस होती हैं इसमें, ठीक है। और ये लाइट होती हैं क्योंकि इनका मैट्रिक्स ज़्यादा डेंस फॉर्म में नहीं होता, और रिच इन ब्लड वेसल्स, और यहाँ ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं क्योंकि स्पेसेस में ब्लड वेसल्स के फैलने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक हो गया। तो दोनों में ये फ़र्क आप लोगों ने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, कि बोन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है बेटा। हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज पर शुरू में बोन्स बहुत कम होती हैं, लेकिन वैसे होती तो हैं लेकिन स्मॉल बोन्स होती हैं, कार्टिलेज ज़्यादा होती है। अब उस कार्टिलेज को क्या किया जाता है? ख़त्म किया जाता है। तो वहाँ पर कार्टिलेज पर हमला करेंगे कौन से सेल्स? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, और इन्वेड कार्टिलेज, और इसको क्या कर देंगे बेटा? डिसॉल्व कर देंगे। तो कार्टिलेज को ख़त्म किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? वहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स उसको रिप्लेस करते हैं, उस जगह पर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, बोन फॉर्मिंग सेल्स वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होते हैं और उनके बाद बोन्स की ग्रोथ होती है, और ये सेल्स अपने गिर्द मैट्रिक्स भी बनाते हैं,
जब बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स बन जाता है, अब वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट नहीं रहते, अब हम उनको क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट कहते हैं। मज़ीद मैट्रिक्स को डिपॉजिट किया जाएगा, मज़ीद बोन्स वगैरह की फॉर्मेशन की जाएगी। तो सबसे पहले ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स आए, उन्होंने कार्टिलेज पर अटैक किया, कार्टिलेज को ख़त्म किया, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर बोन्स की फॉर्मेशन का प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। साथ साथ वो अपने साथ मैट्रिक्स भी बनाते गए और फिर ऑस्टियोब्लास्ट सेल कन्वर्ट हो गए ऑस्टियोसाइट के अंदर। मज़ीद मैट्रिक्स को डिपॉजिट किया जाता है, मज़ीद बोन्स को क्या किया जाता है बेटा, हार्ड किया जाता है। ये बोन्स फॉर्मेशन का एक छोटा सा आर्टिकल था। ये आप देख रहे हैं, ये स्टेम सेल्स हैं। ये स्टेम सेल्स आगे फर्दर स्पेसिफाई होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं और ख़ास किस्म के सेल्स बनाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स कहते हैं हम उन्हें। ठीक है बेटा। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स के बाद फर्दर ये सेल्स मैच्योर होते हैं और ये मैच्योर बोन सेल्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑस्टियोसाइट कहते हैं, ऑस्टियोसाइट कहेंगे। ठीक हो गया। तो ये कुछ बोन फार्मेशन के स्टेप्स थे, इनको आप लोगों ने याद रखना है। तो आज का जो लेक्चर था थोड़ा सा लेंथी था, क्योंकि हमने सारा बोन्स के फ्रेमवर्क को हमने डिटेल से डिस्कस करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन स्केलेटन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।